पहाड़ की एक खतरनाक चट्टान के बीच 3 लोग फंस चुके हैं और उनके पास टिके रहने के लिए सहारा सिर्फ बांस जितनी मोटाई की एक पतली सी टहनी है। ऊपर इतनी ऊंचाई पर हवा भी कम पड़ रही है, जिससे शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा है। ऊपर से इनमें से एक की जांघ बुरी तरह घायल है और ज्यादा खून बहने की वजह से उसे बार बार चक्कर आने लगे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस टहनी के सहारे तीनों टिके हुए हैं वो कभी भी टूट सकती है। इतनी सुनसान जगह पर मदद की कोई उम्मीद भी नहीं, यानी अगर यहाँ कुछ हो गया तो चीखने पर भी कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन यहाँ तक पहुंचने की वजह समझनी हो तो कहानी थोड़ा पीछे ले जानी पड़ेगी। कहानी शुरू होती है यूरी और आन्या से, जो कपल होने के साथ साथ एडवेंचर ब्लॉगर भी हैं। दोनों अक्सर अलग अलग खतरनाक स्टंट करते हैं और अपने वीडियोस इंटरनेट पर डालते रहते हैं। इसी वजह से आज रात भी दोनों 100 मीटर से ज्यादा ऊंची एक सुनसान खंडहर हो चुकी बिल्डिंग पर चढ़ने निकल पड़े हैं। अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर क्लाइंब करते वक्त आन्या को पहले ही कुछ अजीब सा महसूस होने लगा है, लेकिन फिर भी दोनों किसी तरह ऊपर पहुंच जाते हैं। छत पर पहुंचते ही दोनों काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी यूरी अचानक आन्या के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और जेब से एक छोटा सा खूबसूरत बॉक्स निकालता है। आन्या को लगता है कि आखिरकार यूरी उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन जैसे ही बॉक्स खुलता है अंदर रिंग की जगह से एक छोटा सा पेंगुइन निकलता है। आन्या के चेहरे पर तुरंत निराशा साफ दिखने लगती है। यूरी बताता है कि उनकी अगली मंजिल नॉर्थ पोल है, जहां दोनों जाकर असली पेंगुइन देखेंगे। आन्या थोड़ी डिसअपॉइंटेड जरूर होती है, लेकिन यूरी का मूड खराब नहीं करना चाहती। मगर यूरी यहीं नहीं रुकता। उत्साह में बिल्डिंग के बीच लगी एक जोड़ने वाली आयरन रॉड की तरफ दौड़ जाता है। उस रॉड को हिलते देखकर साफ पता चलता है कि उसके स्क्रू पहले से ही काफी ढीले हैं। आन्या तुरंत उसे वापस आने के लिए कहती है, लेकिन यूरी सुनने के बजाय उसी रॉड पर आगे बढ़ता रहता है। आन्या की घबराहट के बीच वो दूसरी रॉड पर छलांग लगा जाता है और वहां भी खतरनाक स्टंट करने लगता है। आखिर आन्या बार बार जिद करती है तो यूरी लौटने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी उसका हाथ अचानक फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। आन्या घबरा कर तुरंत बिल्डिंग के नीचे झांकती है, जहाँ सिर्फ एक गहरी अंधेरी खाई नजर आती है। किस्मत अच्छी रहती है, यूरी की मौके पर ही मौत नहीं होती। आन्या उसे हॉस्पिटल पहुंचाती है, जहाँ इलाज के बाद यूरी किसी तरह बच जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि यूरी का इतना बड़ा रिस्क लेना सिर्फ मस्ती या जोश के लिए नहीं था। उसके अंदर एक्सट्रीम स्टंट करने की आदत इतनी बढ़ चुकी है कि उसे नॉर्मल लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं आती। एडवेंचर ब्लॉगर होने की वजह से उसे लगातार नई और खतरनाक चुनौतियां चाहिए, क्योंकि उसके लिए रिस्क लेना ही सबसे बड़ा थ्रिल बन चुका है। शांत सेटल्ड लाइफ की बजाय उसे खतरे के बीच खुद को धकेलना ज्यादा पसंद है। अभी अभी वो लगभग बिल्डिंग से गिरकर जान गंवाने वाला था, फिर भी उसे इस आदत पर कोई पछतावा नहीं है। यूरी के लिए एडवेंचर सिर्फ शौक नहीं रहा, बल्कि पूरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और यही सोच उसे आन्या से अलग करती है, क्योंकि आन्या अब ऐसी रिस्की लाइफ नहीं चाहती, बस यूरी के साथ एक नॉर्मल शांत जिंदगी जीना चाहती है। इसके बावजूद यूरी हॉस्पिटल के बेड पर पड़े पड़े भी अपना डिसीजन नहीं बदलता। आन्या को नॉर्थ पोल ले जाकर पेंगुइन दिखाने की जिद पर कायम रहता है। लेकिन आन्या अब यूरी को दोबारा किसी खतरनाक काम में नहीं देखना चाहती, इसलिए वो चाहती है कि हॉस्पिटल में रहते हुए यूरी उससे एक वादा करे जो आगे दोनों की जिंदगी बदल सकता है। आन्या साफ कह देती है कि उसे दोबारा ऐसा कुछ खतरनाक नहीं करना चाहिए, लेकिन यूरी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं। वो साफ कहता है कि रिस्क लेना उसका पैशन है और वो इसे छोड़ने वाला नहीं, इसलिए आन्या को ऐसा कोई वादा नहीं दे सकता। ये सुनते ही आन्या का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उसी वक्त उसका हॉस्पिटल रूम छोड़कर चली जाती है। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी उसके अंदर का दर्द कम नहीं होता। हॉस्पिटल की लिफ्ट में पहुंचते ही वो रोने लगती है और कुछ देर बाद खुद को संभालने की बजाय सीधे एक बार में चली जाती है। वहाँ वो खुलकर डांस करती है, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करती है। ऊपर से देखकर लगता है कि आन्या एंजॉय कर रही है, लेकिन असल में उसके दिमाग में अभी भी यूरी ही है और वो उसे छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहती। यही वजह है कि यह ब्रेकअप उसके लिए इतना आसान नहीं है। वो यूरी से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके एक्सट्रीम रिस्की नेचर से अब बुरी तरह डर चुकी है। आन्या चाहती है कि आगे की जिंदगी स्टेबल और शांत हो, लेकिन इतने सालों का रिश्ता एक झटके में खत्म करना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं। इसलिए उसका इस तरह डांस और ड्रिंक में खुद को बिजी रखना यह नहीं दिखाता कि उसके दिल से यूरी की फीलिंग्स खत्म हो गई हैं, बल्कि असल में वो अपनी ही सिचुएशन से इतनी परेशान है कि उसे समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करे। उसे पता है दोनों की सोच और जिंदगी देखने का तरीका बिल्कुल अलग है, फिर भी वो यूरी को पूरी तरह छोड़ नहीं पा रही। और यही अधूरापन आगे चलकर 1 साल बाद होने वाली उनकी दोबारा मुलाकात की सबसे बड़ी वजह बनने वाला है। उस रात आन्या की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो वॉशरूम में जाकर काफी देर उल्टियां करती है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जिसका नाम मिखाइल है। मिखाइल आन्या की खूबसूरती से अट्रैक्ट होता है, लेकिन इस हालत में उसे सिर्फ देखकर आगे नहीं निकलता, बल्कि पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करता है। यहीं से आन्या की जिंदगी धीरे धीरे एक नए रास्ते पर चली जाती है। पूरे 1 साल बाद आन्या और मिखाइल शादी कर लेते हैं और यही वो जिंदगी है जो आन्या हमेशा से चाहती थी।
थी। अब उसके पास एक पति है और जिंदगी भी पहले की तरह खतरनाक स्टंट्स के इर्द गिर्द नहीं घूम रही। शादी के बाद दोनों मालदीव में हनीमून प्लान करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बीच के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, वहां का पायलट बताता है कि खराब मौसम की वजह से मालदीव जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। आन्या और मिखाइल काफी कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन मौसम की वजह से फ्लाइट भरना पॉसिबल नहीं और उनकी कोई बात काम नहीं आती। तभी इसी एयरपोर्ट पर आन्या की नजर अचानक एक ऐसे इंसान पर पड़ती है जिसे उसने पूरे 1 साल से नहीं देखा। वो यूरी है, लेकिन अब यूरी यहाँ पैसेंजर बनकर नहीं बल्कि पायलट के तौर पर काम कर रहा है। दोनों की अचानक मुलाकात होती है, मगर आन्या उससे ज्यादा बात नहीं करती। वो बस अपने पति मिखाइल को बताती है कि यूरी उसका एक पुराना दोस्त है और इसके बाद दोनों वहाँ से वापस होटल जाने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन मिखाइल इतनी आसानी से वापस लौटने को तैयार नहीं है। उसने मालदीव की ट्रिप प्लान की है और बिना जाए वापस जाना नहीं चाहता। रास्ते में वो आन्या से पूछता है कि अगर यूरी उसका पुराना दोस्त है तो क्यों ना उसी से पूछा जाए कि क्या वो किसी तरह उन्हें मालदीव पहुंचा सकता है। आन्या शुरू से ही यूरी से दोबारा कांटेक्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मिखाइल बार बार जोर देता रहता है। आखिरकार आन्या को मजबूर होकर वापस यूरी के पास जाना पड़ता है और वो पूछती है कि क्या वो उन्हें प्लेन से मालदीव ले जा सकता है। यूरी को अच्छी तरह पता है कि इस वक्त मौसम फ्लाइट के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यूरी वही इंसान है जो खतरा देखकर पीछे हटने के बजाय उसे चैलेंज मानता है। इसलिए वो वार्निंग के बावजूद मना नहीं करता और बिना ज्यादा सोचे उनकी रिक्वेस्ट मान लेता है। और यहीं से इस पूरी तबाही की शुरुआत होती है, क्योंकि अभी तक जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ अलग अलग छोटी घटनाएं लग रही हैं, लेकिन असल में यही सारी चीजें धीरे धीरे मिलकर एक बड़ी ट्रेजेडी को जन्म दे रही हैं। खराब मौसम पहले ही एक साफ वार्निंग दे चुका था कि इस वक्त फ्लाइट भरना सही नहीं है। अगर आन्या और मिखाइल वहीं रुककर वापस शहर चले जाते तो शायद सब कुछ नॉर्मल रहता, लेकिन मिखाइल मालदीव जाने का चांस छोड़ना नहीं चाहता और उसी जिद में आन्या को उसके एक्स यूरी से मदद मांगने पर मजबूर करता है। दूसरी तरफ यूरी का अपना बोल्ड नेचर उसे रिस्क लेने से रोकता नहीं, बल्कि उल्टा ऐसे मौके पर चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए और उकसाता है। इस तरह तीनों की अलग अलग सोच एक ही जगह जुड़ जाती है और एक सिंपल हनीमून ट्रिप धीरे धीरे उन्हें ऐसे खतरनाक रास्ते पर ले जाती है जहां से आगे वापस लौटने का ऑप्शन भी नहीं रहेगा। लेकिन उस वक्त तीनों को अंदाजा तक नहीं है कि जिस फ्लाइट को लेकर वो इतने एक्साइटेड हैं, वही कुछ देर बाद उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर बनने वाली है। यहाँ तक कि फ्लाइट से पहले तीनों साथ में एक फोटो भी खिंचवाते हैं और उस वक्त उनके लिए यह बस एक नॉर्मल यादगार तस्वीर होती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि यह फोटो कुछ ही देर बाद उनकी जिंदगी की आखिरी साथ वाली तस्वीर बनने वाली है। फोटो खींचने के अगले ही पल सामने से अचानक चिड़ियों का एक बड़ा झुंड तेजी से उनकी तरफ आता है और प्लेन से टकरा जाता है। बर्ड हिट इतनी जोरदार होती है कि प्लेन का इंजन खराब हो जाता है और सिर्फ इतना ही नहीं, विंग भी बुरी तरह डैमेज हो जाता है। इसके बाद इंजन में भी खराबी आ जाती है और यूरी तुरंत समझ जाता है कि अब यह प्लेन उड़ने की हालत में नहीं है, यानी अब तीनों के पास बचने का सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, पैराशूट से नीचे कूदना। यूरी तुरंत एक पैराशूट निकालकर मिखाइल की तरफ फेंकता है और उसे जल्दी पहनने को कहता है, क्योंकि प्लेन में कुल 2 ही पैराशूट हैं। इसके बाद यूरी खुद भी पैराशूट पहन लेता है और आन्या को अपने साथ लेकर कूदने की तैयारी करता है। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है। मिखाइल ने जिंदगी में पहले कभी पैराशूट से जंप नहीं किया और अब बिना किसी तैयारी के उसे मजबूरी में ये करना पड़ रहा है, इसलिए उसका डरना नेचुरल है। फिर भी यूरी उसे जल्दी करने को कहता है और मिखाइल किसी तरह खुद को संभाल कर प्लेन से जंप कर देता है। उसके तुरंत बाद यूरी भी आन्या को अपने साथ पकड़कर नीचे कूद जाता है। कुछ सेकंड तक तीनों हवा में तेजी से घूमते और गिरते रहते हैं। फिर आखिरकार दोनों पैराशूट खुल जाते हैं। उस वक्त लगता है कि शायद अब स्थिति कंट्रोल में आ गई है, लेकिन असली मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक मिखाइल का पैराशूट सीधा यूरी की तरफ बढ़ने लगता है और दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इसके बाद दोनों पैराशूट आपस में बुरी तरह उलझ जाते हैं और हवा में उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि दोनों तेजी से घूमने लगते हैं। लेकिन किस्मत से उस वक्त वो जमीन से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थे, इसलिए सीधे जमीन पर गिरने की बजाय नीचे मौजूद पेड़ों की डालियां उनकी गिरने की स्पीड रोक देती हैं और तीनों किसी तरह फिसलते हुए जमीन तक सेफ पहुंच जाते हैं। जमीन पर पहुंचते ही मिखाइल सबसे पहले आन्या और यूरी के पास जाता है और दोनों को चेक करता है। अच्छी बात यह रहती है कि तीनों को कोई बड़ी चोट नहीं आई। उन्हें लगता है कि शायद सबसे बड़ा खतरा टल गया है, लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलती है और जो पैराशूट उन्होंने अभी तक ठीक से समेटे भी नहीं थे, हवा उन्हें उठाकर दूर खींच ले जाती है। बर्ड हिट और पैराशूट का उलझना दोनों अचानक हुए हादसे थे, लेकिन तीनों का आगे चलकर एक बेहद खतरनाक जगह पर फंस जाना सिर्फ एक हादसा नहीं था, इसकी नींव छोटी छोटी बारीकियों से पहले ही तैयार हो चुकी थी। बर्ड हिट एक ऐसी नेचुरल प्रॉब्लम थी जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन इसी हादसे ने उनकी रिस्की जिंदगी के सबसे खतरनाक पहलू को सामने ला दिया। इसके बाद पैराशूट का उलझना और फिर अचानक तेज हवा चलना, एक के बाद एक ऐसी मुश्किलें आती गईं जिनका तीनों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था और इन लगातार होने वाली घटनाओं ने उन्हें थोड़ी देर पहले हुई सेफ लैंडिंग से सीधे एक ऐसी एक्सट्रीम हाइट वाली सिचुएशन में पहुंचा दिया जहां अब हर छोटी गलती जानलेवा बन सकती थी। कहानी का यह मोड़ अचानक जरूर आता है, लेकिन अब तक की सारी घटनाएं इसी खतरे की तरफ इशारा कर रही थीं। हादसे के बाद कुछ वक्त बीता है और आन्या को होश आता है। आंखें खुलते ही उसे महसूस होता है कि उसके सिर के पीछे चोट लगी है और वहां से काफी खून निकल रहा है। वो ऊपर देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो और यूरी जमीन पर नहीं है, बल्कि दोनों एक चट्टान के बीच एक पेड़ की टहनी
पर अटके हुए हैं। उनके नीचे करीब 1000 मीटर गहरी खाई है और आसपास का पूरा इलाका इतना सुनसान है कि दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं। जिस पुरानी टहनी ने इस वक्त उन्हें संभाल रखा है वो भी ज्यादा मजबूत नहीं और लगातार हिल रही है, यानी तीनों की जिंदगी अभी सिर्फ उसी कमजोर टहनी पर टिकी है। तभी आन्या को पता चलता है कि उसका पति मिखाइल उनसे भी नीचे एक और जगह लटका हुआ है। उसकी पोजीशन और भी ज्यादा असुविधाजनक और डरावनी है। लेकिन आन्या जब देखती है कि मिखाइल फिलहाल सेफ है तो तुरंत आवाज देकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। इस हालत में सबसे पहले आन्या अपना फोन निकालती है क्योंकि शायद किसी तरह मदद के लिए कांटेक्ट किया जा सके। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आसपास इतना सुनसान इलाका है कि फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहा, कोई नेटवर्क नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, मदद मांगने का कोई रास्ता नहीं। तभी यूरी अपने टूल बैग से एक रेडियो निकालता है, शायद इसी से किसी तरह मैसेज भेजकर मदद बुलाने का मौका मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो रेडियो चेक करता है पता चलता है कि गिरने के दौरान वो भी डैमेज हो चुका है। रेडियो ठीक से ऑन ही नहीं हो रहा, यानी उनका कम्युनिकेशन का दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो चुका है। तभी नीचे लटका मिखाइल तुरंत आवाज देकर बताता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट है और शायद इस रेडियो को फिक्स करने में मदद कर सकता है। मिखाइल नीचे से यूरी से कहता है रेडियो उसकी तरफ फेंक दे ताकि वो चेक करके ठीक करने की कोशिश कर सके। लेकिन इतनी ऊंचाई पर लटके हुए रेडियो को एक इंसान से दूसरे तक पहुंचाना भी आसान नहीं है। आन्या पहली बार रेडियो नीचे फेंकने वाली होती है, तभी मिखाइल रोक देता है और बताता है कि इस पोजीशन से वो रेडियो पकड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए आन्या अपने शरीर से लगा एक सेफ्टी हुक खोलती है, खुद को थोड़ा एडजस्ट करती है और फिर एक हाथ बाहर निकालकर मिखाइल से कहती है अब रेडियो फेंका जा सकता है। इसके बाद वो सावधानी से रेडियो उसकी तरफ उछालती है और मिखाइल किसी तरह उसे कैच कर लेता है। रेडियो हाथ में आते ही मिखाइल अपने चाबी के छल्ले की मदद से उसका अंदर वाला हिस्सा खोलता है और पुर्जों की जांच करने लगता है। हैरानी की बात यह है कि कुछ ही देर में इधर उधर के पार्ट्स एडजस्ट करने के बाद मिखाइल सच में उस खराब रेडियो को फिक्स कर देता है। अब उन्हें लगता है कि शायद आखिरकार बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने का रास्ता मिल गया है। मिखाइल तुरंत सबसे नजदीकी रेडियो सेंटर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और बार बार अपनी लोकेशन बताकर रेस्क्यू के लिए मदद मांगता है। लेकिन एक बार नहीं, वो लगातार कॉल करता रहता है। इतनी देर चिल्लाने के बाद उसका गला बैठने लगता है, बॉडी भी थक जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। यानी रेडियो फिक्स होने के बावजूद अभी तक रेस्क्यू की कोई उम्मीद नहीं बन पाई। ऐसी सिचुएशन में हर इंसान का रिएक्शन उसकी असली पर्सनैलिटी सामने लाता है। मिखाइल खुद रिस्क लेकर रेडियो पकड़ता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह मदद बुला सके। वो यह सब खुद को हीरो साबित करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इस वक्त जिंदा बचने के लिए जो भी पॉसिबल है वो कर रहा है। इस पूरी सिचुएशन में मिखाइल सबसे ज्यादा इनोसेंट है क्योंकि वो शुरू से इस खतरनाक सफर का हिस्सा बनने नहीं आया था। फिर भी घबराकर पीछे हटने के बजाय लगातार कोई न कोई रास्ता ढूंढ रहा है। यही बात उसे यूरी से अलग करती है क्योंकि यूरी जहां खतरे को चैलेंज की तरह देखता है, वहीं मिखाइल उसी खतरे से निकलने के लिए प्रैक्टिकल तरीके खोज रहा है। लगभग 40 मिनट बीत जाते हैं और लगातार मदद के लिए चिल्लाते चिल्लाते मिखाइल की हालत ऐसी हो जाती है कि उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। वो लगभग सोने ही वाला होता है। तभी यूरी कहता है कि उनके पास शायद ज्यादा टाइम नहीं बचा। जब रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा तो अब उन्हें खुद किसी तरह ऊपर चढ़ने का रास्ता निकालना होगा। नीचे मौजूद मिखाइल तुरंत कहता है अगर ऊपर चढ़ना जरूरी है तो वो ट्राई कर सकता है। इतना कहते ही मिखाइल ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। वो पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रस्सी का दूसरा सिरा आन्या के शरीर से जुड़ा है। इसलिए जैसे जैसे मिखाइल नीचे से ज्यादा जोर लगाता है, आन्या भी उसके खिंचाव की वजह से नीचे की तरफ और ज्यादा खींचने लगती है। यूरी तुरंत समझ जाता है कि कुछ गलत हो रहा है और मिखाइल को चढ़ना रोकने को कहता है। वो समझाता है कि अगर मिखाइल इसी तरह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहा तो उसका खिंचाव आन्या को भी नीचे खींचेगा और टहनी पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसलिए मिखाइल को वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर जाने को कहा जाता है और वो दोबारा चढ़ना रोक देता है। अच्छी बात यह रहती है कि मिखाइल के उस ऊपर नीचे करने से टहनी टूटती नहीं और फिलहाल तीनों उसी तरह टिके रहते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम और साफ हो जाती है। अगर मिखाइल ऊपर नहीं चढ़ सकता तो बचते हैं सिर्फ यूरी और आन्या। यूरी खुद भी इस हालत में चढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त तीनों को सहारा देने में उसकी बॉडी की अहम भूमिका है और आन्या भी यूरी से ही जुड़कर लटकी है। यानी अगर यूरी अपनी पोजीशन बदलता है तो दोनों का बैलेंस बिगड़ सकता है। इसका मतलब अब तीनों में सिर्फ आन्या के पास ऊपर पहुंचने का चांस बचा है। काफी देर सोचने के बाद आन्या आखिरकार खुद चढ़ाई करने का फैसला करती है। वो धीरे धीरे यूरी के कंधों पर अपना पैर रखती है और वहां से ऊपर बढ़ने लगती है। लेकिन आन्या के लिए यह क्लाइंब बिल्कुल आसान नहीं। कुछ देर पहले हुए हादसे में उसके सिर पर चोट लग चुकी है और उसके दोनों हाथ भी अलग अलग जगह से घायल हैं। अब वही हाथ उसे ऊपर खींचने में सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं, लेकिन हर बार पकड़ बनाते हुए हाथों में तेज दर्द सहना पड़ रहा है। फिर भी आन्या पूरी ताकत लगाती रहती है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जाती है। आखिरकार काफी स्ट्रगल के बाद वो बड़े पेड़ की ऊपरी डाल तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। उसे लगता है कि अब कम से कम कुछ देर बैठकर सांस लेने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो सिर उठाकर सामने देखती है, उसके सामने एक और खतरा मौजूद है। एक जहरीला सांप बिल्कुल उसके रास्ते में है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। आन्या वहीं रुक जाती है क्योंकि अब ऊपर पहुंचने के बाद भी खतरा खत्म नहीं हुआ। आन्या बिल्कुल सावधानी से एक पतली टहनी तोड़ती है और उसी की मदद से जहरीले सांप
को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, अगले ही पल सिचुएशन अचानक बिगड़ जाती है। आन्या के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो नीचे की तरफ गिरने लगती है और अगर नीचे मौजूद मिखाइल ने टाइम पर उसे कैच न किया होता तो उसकी जान जाना लगभग तय था। मिखाइल बिना एक सेकंड गंवाए आन्या को पकड़ लेता है और संभाल लेता है, लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम ऊपर मौजूद यूरी के लिए है, क्योंकि उसे ऊपर से ही नीचे लटके दोनों को संभालना पड़ रहा है और इतना भारी वेट ज्यादा देर थामे रखना उसके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। यूरी खुद लगभग अपनी ताकत खोने लगा है, इसलिए बार बार आन्या को जल्दी ऊपर चढ़ने को कहता है। नीचे से मिखाइल भी पूरी ताकत लगाकर आन्या को ऊपर की तरफ धकेलता है ताकि किसी तरह वो यूरी तक पहुंच सके, लेकिन इस वक्त आन्या की हालत पहले ही काफी खराब हो चुकी है। कुछ देर पहले एक्सट्रीम हाइट से गिरने, सांप के काटने और हवा की कमी जैसी कई मुसीबतें एक साथ उसके शरीर पर असर डाल रही हैं, जिसकी वजह से उसे धीरे धीरे चक्कर आने लगते हैं और उसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर पाता। इसी हालत में उसे अचानक यूरी के साथ बिताए पुराने दिन याद आने लगते हैं। उसे वो टाइम याद आता है जब दोनों साथ एडवेंचर ट्रिप्स करते थे और उन दिनों में काफी खुश रहते थे, लेकिन एडवेंचर और खतरों के बाद जिंदगी को आखिरकार नॉर्मल और शांत होना ही था और आन्या ने कभी नहीं सोचा था कि यही डिफरेंस एक दिन दोनों को अलग कर देगा। कुछ पल के लिए आन्या इन यादों में खो जाती है, लेकिन जब होश आता है तो रियलिटी वही होती है। वो अभी भी हजारों मीटर ऊंची चट्टान के बीच लटकी हुई है और नीचे गिरने का खतरा जस का तस बना हुआ है। आन्या खुद को संभालती है और फिर मिखाइल की बॉडी पर जोर लगाकर पैर टिकाते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। आखिरकार वो पूरी ताकत लगाकर फिर से यूरी तक पहुंच जाती है और उसके पास आकर खुद को संभाल लेती है। तभी आन्या यूरी को बताती है कि उसे सांप ने काट लिया है। यूरी यह सुनते ही तुरंत उसकी मदद करने लगता है और उसके हाथ पर जहां सांप ने काटा है वहां से जहर निकालने के लिए अपने मुंह से चूसकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसके बाद वो आन्या से कहता है अपनी कलाई बालों के फीते से कसकर बांध ले ताकि सांप का जहर तेजी से दिल की तरफ न बढ़े। इस वक्त तीनों की हालत देखकर साफ समझ आता है कि एक्सट्रीम खतरे में इंसान की असली हालत सामने आ जाती है। आन्या का कुछ देर के लिए मेंटली भ्रमित होना सिर्फ डर की वजह से नहीं है, उसके ऊपर एक साथ कई चीजें हावी हो चुकी हैं। इतनी ऊंचाई का डर, सांप के जहर का असर, शरीर में हो रहा तेज दर्द और लगातार कमजोर होती हालत, इन सब ने उसे पूरी तरह थका दिया है। ऊपर से इसी हालत में यूरी के साथ बिताए पुराने रिश्ते की सारी यादें भी घेर लेती हैं, इसलिए उसका शरीर और दिमाग दोनों जवाब देने की हालत में पहुंच जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और उसके पास मौजूद दोनों लोगों का सहारा उसे फिर से संभाल लेता है और वो किसी तरह अपना होश वापस हासिल कर लेती है। इसी वजह से इस पूरे मोमेंट में आन्या की कमजोरी और उसके अंदर बची हुई लड़ने की ताकत दोनों एक साथ दिखाई देती है। नीचे मौजूद मिखाइल भी यह सब देख रहा होता है। वो देखता है कि यूरी और आन्या एक दूसरे की इतनी परवाह कर रहे हैं, इसीलिए आखिरकार उसके मन में एक सवाल आता है। वो आन्या से पूछता है कि आखिर यूरी और उसका रिश्ता क्या है। अब आन्या इस बात को और छिपाती नहीं और साफ बता देती है कि यूरी उसका एक्स है। वो यह भी बताती है कि उसने पहले मिखाइल को इस बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसे डर था कि पुराने रिश्ते के बारे में पता चलने पर शायद उसे बुरा लगेगा, लेकिन मिखाइल इस बात पर गुस्सा नहीं करता। वो काफी शांति से कहता है कि दोनों जवान हैं और आन्या का बीता हुआ कल उसके लिए कोई मसला नहीं, उसके लिए बस इतना मायने रखता है कि आगे आन्या के दिल में सिर्फ वही रहे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आन्या जिस तरह यूरी को देख रही है उसमें उसके पुराने प्यार और उसे छोड़ न पाने की फीलिंग साफ दिखाई दे रही है। इसलिए मिखाइल ने जो बात अभी इतनी आसानी से कह दी है शायद रियलिटी में उसके लिए उतनी आसान नहीं होने वाली। तभी अचानक मिखाइल के हाथ में मौजूद रेडियो से आवाज आने लगती है, यानी आखिरकार दूसरी तरफ किसी ने उनका सिग्नल पकड़ लिया है। मिखाइल तुरंत रेडियो ऑन करके इमरजेंसी रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। ये सुनते ही आन्या और यूरी को लगता है कि अब शायद रेस्क्यू की उम्मीद बन गई है और दोनों खुशी से रिएक्ट करते हैं। लेकिन मिखाइल के पास एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब दूसरी तरफ से उनसे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाती है तो वो ठीक नहीं बता पाता कि वे इस वक्त कहां फंसे हैं। उसे सिर्फ इतना पता है कि वे किसी खास दिशा में हैं, आसपास ऊंची चट्टानें हैं और नीचे एक नदी भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा उसे अपनी लोकेशन के बारे में कोई क्लियर जानकारी नहीं और इतनी अधूरी जानकारी के आधार पर रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ ही कैसे पाएगी। तभी मिखाइल को अचानक ऊपर से कुछ टपकता हुआ दिखता है। वो ध्यान से देखता है तो एहसास होता है कि ऊपर से खून की बूंदें नीचे गिर रही हैं। तभी पता चलता है कि यूरी पहले से ही घायल है और उसने अब तक आन्या और मिखाइल को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। अगर उसकी इस चोट को ऐसे ही इग्नोर किया गया तो ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी हालत बेहद क्रिटिकल हो सकती है। दूसरी तरफ मिखाइल किसी तरह झूलने की मूवमेंट का इस्तेमाल करके सामने वाली चट्टान तक पहुंचने की कोशिश करता है। कई बार ट्राई करने के बाद आखिरकार वो चट्टान को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे बिना किसी सहारे के हाथों से क्लाइंब करने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए ज्यादा देर टिक नहीं पाता और नीचे वापस आ जाता है। उसकी इस हलचल से जिस पतली टहनी पर तीनों टिके हैं उस पर और ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। यूरी समझ जाता है कि अब टहनी ज्यादा देर तीनों का वेट नहीं संभाल पाएगी। वो दोनों को बताता है कि उन्हें अपना वेट कम करना होगा और फिलहाल सबसे मुश्किल फैसला मिखाइल को लेना पड़ेगा। मिखाइल को अपने पैराशूट के ढांचे को अलग करके नीचे जाने का रिस्क लेना होगा क्योंकि इसी से ऊपर
ऊपर टहनी पर पड़ रहा वेट कम किया जा सकता है। मिखाइल अपने पैराशूट के बैग में मौजूद चाकू निकालता है और अपने पैराशूट की रस्सियों को एक एक करके काटना शुरू कर देता है। जब आखिर में सिर्फ आखिरी रस्सी बचती है तब वो आन्या से आखिरी बार बात करता है और उससे विदा लेता है। इसके बाद मिखाइल नीचे चला जाता है और उसका रिजर्व पैराशूट खुलता है, लेकिन हाइट बहुत कम होने की वजह से वो अपनी गिरने की स्पीड को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता। आन्या ऊपर से देखती रह जाती है और मिखाइल नीचे नदी के पास पत्थरों वाले हिस्से में जा गिरता है। आन्या यह देखकर इतनी टूट जाती है कि कुछ बोल भी नहीं पाती, लेकिन यूरी उसे तुरंत संभालता है और कहता है कि अभी रोने का वक्त नहीं। अगर मिखाइल नीचे गिरने के बाद भी जिंदा है तो उसे बचाने के लिए आन्या को खुद नीचे जाना होगा, इसलिए उसे हिम्मत बनाए रखनी होगी। यूरी की यही बात आन्या को दोबारा फोकस करने में मदद करती है और वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। इस पूरे मोमेंट में साफ दिखता है कि मुश्किल वक्त में असली कीमत सिर्फ एडवेंचर या मस्ती की नहीं होती, बल्कि किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसके लिए खड़े रहना ज्यादा मायने रखता है। मिखाइल ने शुरुआत से इस खतरनाक सिचुएशन को चुना नहीं था, फिर भी जब तीनों की जिंदगी दांव पर लगती है तो वो खुद रिस्क लेने से पीछे नहीं हटता। इसके मुकाबले यूरी की लगातार रिस्क लेने वाली आदत अब एक अलग ही तस्वीर दिखाती है, क्योंकि जिस एडवेंचर को वो हमेशा अपनी जिंदगी का हिस्सा मानता रहा, वहीं अब तीनों को ऐसी सिचुएशन में ले आया है जहां हर फैसला भारी पड़ रहा है। लेकिन यूरी समझ जाता है कि अभी भी टहनी पर तीनों का वेट बहुत ज्यादा है और वो अगले ही पल टूट सकती है, इसलिए अब उन्हें एक एक करके नीचे जाने की प्लानिंग करनी होगी। यूरी पहले दोनों से जुड़े पैराशूट के ढांचे को अलग करता है और फिर खुद नीचे जाने का फैसला करता है। वो आन्या से कहता है कि उसके नीचे जाने के बाद उसे अपना पैराशूट का बैग जरूर पहनना है, क्योंकि उसके अंदर रिजर्व पैराशूट भी मौजूद है और वही उसके लिए सबसे जरूरी सहारा है। इसके बाद यूरी आन्या से अपने दिल की बात कहता है। वो बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान से सच्चा प्यार किया और उसी इंसान को अपनी लापरवाही और लगातार खतरों के पीछे भागने की वजह से खो दिया। अब उसे समझ आ रहा है कि किसी इंसान की कीमत उसे खोने के बाद नहीं, बल्कि उसके साथ रहते हुए समझनी चाहिए थी। यूरी यह भी कहता है कि अगर उसे जिंदगी में दोबारा मौका मिलता तो वो अपनी बाकी जिंदगी आन्या के साथ बिताने और उसकी केयर करने को तैयार होता। आन्या यह सब सुनकर खुद को संभाल नहीं पाती और आसमान में फूट फूट कर चीखने लगती है, क्योंकि उसके सामने उसकी जिंदगी के दो सबसे इंपॉर्टेंट लोग एक एक करके उससे दूर हो चुके हैं। अब वो खुद उस ऊंचाई पर अकेली रह गई है और उसके सामने सिर्फ एक सवाल है कि क्या वो इस खतरनाक जगह से जिंदा निकल पाएगी। आन्या अब समझ चुकी है कि यूरी और मिखाइल ने उसे बचाने के लिए जो कुर्बानी दी है उसे वो किसी भी हालत में बेकार नहीं जाने दे सकती। इसलिए वो तुरंत खाली पड़े पैराशूट के बैग को पहन लेती है और टहनी के टूटने से पहले खुद को मेन पैराशूट से अलग करने की तैयारी करती है। जैसे ही वो नीचे कूदती है उसी पल रिजर्व पैराशूट खोल देती है, ताकि कम हाइट में भी उसके पास सेफली नीचे पहुंचने का मौका रहे। इसके बाद पता नहीं कितनी देर बीती है और आखिरकार आन्या को एक छोटी नदी के किनारे होश आता है। उसकी पूरी बॉडी चोटों से भरी है, लेकिन किस्मत से कोई ऐसी चोट नहीं लगी जो जानलेवा हो। वो धीरे धीरे जमीन से उठती है और आसपास नजर दौड़ाती है। तभी उसे अपने पति मिखाइल का पैराशूट दिखाई देता है। आन्या अपनी बची हुई ताकत के साथ धीरे धीरे उसके पास पहुंचती है और जब चेक करती है तो पता चलता है कि मिखाइल अभी भी जिंदा है। नीचे गिरते वक्त वहां मौजूद झाड़ियों ने उसकी गिरने की स्पीड काफी हद तक रोक दी थी और इसी वजह से उसकी जान बच गई थी। अब आन्या खुद इतनी थकी है कि उसके लिए चलना भी मुश्किल है, लेकिन मिखाइल को वहां छोड़कर जाने का सवाल ही नहीं है। वो अपनी छोटी सी थकी हुई बॉडी से पूरी ताकत लगाकर पैराशूट की मदद से मिखाइल को खींचना शुरू करती है और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ती रहती है। उसे खुद भी नहीं पता कि वो कितनी दूर आ चुकी है और अभी कितनी दूर जाना बाकी है, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ती रहती है। काफी दूर चलने के बाद अचानक उसे सामने आसमान में कुछ दिखता है। आन्या ध्यान से देखती है तो एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा होता है। उस पल में उसे आखिरकार यकीन हो जाता है कि उनकी तलाश पूरी हो चुकी है और अब वो और मिखाइल बच सकते हैं। आन्या के चेहरे पर लंबे टाइम बाद राहत की मुस्कान आती है, क्योंकि इतने खतरनाक सफर के बाद आखिरकार दोनों को रेस्क्यू मिलने वाला है।